खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,595 हो गई है। अब तक कोरोना से 239 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं भोपाल में कोरोना के नए 26 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 926 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,299 हो गई है। साथ ही जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 168 है। तो वहीं खरगोन में 99 मरीज और उज्जैन में 284 की संख्या हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2,283 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 169 नए मामले सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का 5,000 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में 169 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 239 लोगों की मौत हो चुकी है। शरद व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बातचीत करेंगे। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? ताजा अपडेट क्या है कोरोना का? इस कोरोना पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश में डिटेक्ट किए जा चुके हैं। अब तक 4,000 लोगों का सैंपलिंग की गई थी। और यदि हम जिलेवार यदि इनको समझने की कोशिश करें तो महत्वपूर्ण जिलों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर, ये 5 महत्वपूर्ण जिले और इनमें क्रमशः बहुत तेजी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। इंदौर में मरने वालों की संख्या तकरीबन 99 हो चुकी है। भोपाल में मरने वालों की संख्या 35 हो चुकी है। उज्जैन में मरने वालों की संख्या 47 हो चुकी है, जबकि बुरहानपुर में मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। तो ये पूरे जो आंकड़े हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों के कहीं ना कहीं चिंता यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि जो नियम कायदे यदि माने जाएं तो स्थिति कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि बहुत अच्छी बात ये भी है कि जितने 4,000 लोग यदि कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 4 से 5,000 लोग के आसपास कोरोना पॉजिटिव आए, तो 2,300 से 2,400 के आसपास लोग ठीक भी हुए, रिकवर भी हुए। तो ये 50% का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में जो ठीक होने वालों का है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देता है। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में प्रशासन करने में कामयाब होगा। जी, लेकिन शरद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो जाएगी और उसमें कहा गया है कि कई सारी रियायत दी जाएंगी और एक तरफ लगातार निर्मला सीतारमण राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। उसको लेकर मध्य प्रदेश का क्या कहना है? जो राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश में इसको लेकर राजनीति हो रही है? देखिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जब केंद्र का कोई जो सत्ता पक्ष पार्टी होती है, सत्ता पक्ष दल होता है, यदि किसी प्रकार की यदि इसकी घोषणा करता है तो विपक्ष का काम होता है कहीं ना कहीं उसका अपोज करना। मध्य प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं कहना है कि ये केवल एक शिगुफा है, केवल एक बोलने के लिए इस तरह का 20 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर ये जो रियायत की बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। लेकिन वास्तविकता यदि हम देखेंगे तो तकरीबन अभी तक 19 लाख के आसपास किसानों को भी इसमें सहायता पहुंच रही है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो इससे लाभान्वित हो। कृषि खासतौर पर मध्य प्रदेश में फोकस है। इसके अलावा एमएसएमई की यदि हम बात कर ले तो जो पिछले 2 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तकरीबन 17,000 करोड़ अब तक की घोषणा की जा चुकी है निर्मला सीतारमण के माध्यम से। तो अब इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को भी फायदा हुआ है। लेकिन चूंकि विपक्ष का काम है अपोज करना, विपक्ष का काम है चीजों में खामियां निकालना, तो वो खामियां यहाँ पर भी निकाली जा रही है। और इसके लिए कमलनाथ भी अपने वक्तव्य दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है शरद। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से हमने देखा कि निर्मला सीतारमण ने अपनी तीसरी किश्त में टूर एंड ट्रैवल को लेकर भी कई ऐलान किए हैं, तो क्या भोपाल में और उज्जैन में कई सारे टूर एंड ट्रैवल के लिए लोग जाने जाते हैं और टूरिज्म काफी ज्यादा इफेक्टेड है इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, तो अब इस राहत के ऐलान के बाद कितना फायदा टूर एंड ट्रैवल वालों को होगा?
देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन से वार्षिक जो इनकम होती है मध्य प्रदेश की तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास इनकम होती है, जिसके अंतर्गत वे इन व्यवस्थाओं को और सुचारू रूप से बढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन अभी इस वक्त आया हुआ है तो लॉकडाउन की वजह से खासी परेशानी हुई है और जो पर्यटन है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि विदेशी पर्यटक नहीं आते। कान्हा का उद्यान हो या फिर पन्ना हो या फिर अन्य पन्ना व्हाइट टाइगर का जो उद्यान है, इस तरह के उद्यानों का माना जाता है। चूंकि फॉरेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ पर ज्यादा पर्यटक जो है आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर हुआ है। और जिस तरह की घोषणा केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने की है, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यटन को लेकर भी कहीं ना कहीं योजनाएं बन रही है और योजनाओं के माध्यम से आगामी समय में कोशिश की जाएगी कि पर्यटन को और कैसे बेहतर किया जाए। और इसके लिए एक राजस्व की समिति बनाई गई है जिसमें 3 मंत्री शामिल है और राजस्व समिति के माध्यम से राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, फिर वो चाहे पर्यटन का हो, चाहे फिर वो आबकारी हो, चाहे फिर वो अन्य क्षेत्र में हो, उस राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर भी विचार मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, एक प्लानिंग की जा रही है पूरे राज्य को लेकर। शरद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कर्मचारियों को होने वाले 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त के भुगतान पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे कोविड-19 आपदा नियंत्रण को जिम्मेदार बताया है। सरकार के मुताबिक इस वक्त कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार को वित्तीय मदद की जरूरत है। ऐसे में सरकार की स्थिति कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की नहीं है। साफ है कि फिलहाल कर्मचारियों को एरियर की तीसरी किश्त का भुगतान नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से 5.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने के बाद एमपी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का फैसला किया था। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू करने का फैसला हुआ था। 1 जुलाई 2017 को कर्मचारियों को इसका भुगतान किया गया था। इसके अलावा कर्मचारियों को जो 18 महीने का एरियर का भुगतान देना था, उसे सरकार ने 3 सालों में 3 किश्तों में करने का फैसला लिया था। इसके तहत साल 2018 में पहली किश्त, साल 2019 में दूसरी किश्त का भुगतान किया गया और आखिरी किश्त का भुगतान मई 2020 में होना था, लेकिन सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने में 1500 से 1800 करोड़ की बचत होने की संभावना है। प्रदेश सरकार इससे पहले कर्मचारियों को दिए जाने वाले 5% डीए पर भी रोक लगा चुकी है। और शरद व्यास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। शरद, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, कर्मचारियों को मिलने वाले 7वें वेतनमान के जो तीसरा किश्त है उसे नहीं दिया जाएगा, कोविड-19 इसकी वजह बताई जा रही है। सबसे पहले वो कितना प्रभावित होंगे इससे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कर्मचारी प्रभावित होंगे इसमें, लेकिन एक ये बात भी है कि सरकारें भी प्रभावित हुई है, क्योंकि जो पैसा रिजर्व रखा हुआ था, जो पैसा सैलरी में जाता है या जो पैसा इस तरह की घोषणाओं में जाता है, स्कीम्स में जाता है, वो पैसा अब लगा है कोविड-19 की व्यवस्थाओं में लगा है, मजदूरों को लाने में या फिर इन तमाम व्यवस्थाओं के अंदर पैसा खर्च हुआ है। इसके अंदर पूर्व में निर्णय ले लिया गया था। राज्यपाल की बात, और राज्यपाल ने कहा कि वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे। विधायकों का भी उन्होंने सैलरी की बात कही, विधायकों का मानदेय की बात कही, यहाँ पर खुद की सैलरी की बात कही उन्होंने। हर तरह से जो डीए की बात करें, 5% का डीए कमलनाथ सरकार ने 3 से बढ़ाकर 5 किया था, तो वो भी डीए को भी इसमें रोका गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरह के कदम उठाए। देखिए, ये समय, इस समय जो वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों वाला समय चल रहा है और इस समय कर्मचारियों को भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों में किसी प्रकार का भी देश में और राज्यों में कोई भी काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का ऐसा सरकारी काम नहीं हुआ, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे किसी प्रकार का भी प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं हुआ है जिससे कि पैसा आ सके। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो तीसरी किश्त है उसको अभी नहीं दिया जाएगा, उसको रोका गया है। और संभवतः ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब स्थिति बेहतर होगी मध्य प्रदेश की, तो उस चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सरकार करने की कोशिश करेगी। हालांकि देखिए, कर्मचारी हैं, बगावत की शुरू तो स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरह के निर्णय होते हैं तो उठते हैं, लेकिन कर्मचारी भी इस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है मध्य प्रदेश की नहीं, सारे राज्यों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है और इन स्थिति से निपटने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनना होगा और इस निर्णय में उनको भी कहीं ना कहीं स्वागत करना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति को ठीक किया जा सकेगा। वरना यदि महंगाई बढ़ती है, यदि कोई चीज़ों में यदि महंगाई या किसी प्रकार का कोई बर्डन आता है, तो इसका सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और जो गरीब व्यक्ति होगा वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर परेशान होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। जी
लेकिन समझने की बात तो आपने ठीक कही शरद कि अभी फिलहाल ये कर्मचारी समझ रहे हैं, लेकिन जब सर के ऊपर पानी जाता है तो बहुत सारी संकट आ पड़ती है। तो अगर कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान होने लगेंगे तो वो अपनी मांगों को लेकर सामने आने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे, तो ऐसे समय में सरकार के सामने और भी चुनौती बढ़ जाएगी। तो फिर इस हालत को कैसे सरकार कंट्रोल में करेगी, कैसे सरकार फिर निपटेगी इससे? क्या कोई ऐसी प्लानिंग की गई है उनकी तरफ से? देखिए 3 से 4 सेक्टर ऐसे हैं मध्य प्रदेश या किसी भी देश के अंदर जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं या फिर किसी प्रकार से गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कृषि होता है, इसके अलावा उद्योग होता है और तीसरा होता है वो सर्विस क्लास होता है। ये 3 सेक्टर जो होते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन तीनों सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के जो गेहूं थे, सबसे पहले तो किसानों का गेहूं खरीदा उन्होंने। गेहूं खरीदने के साथ साथ उनको रियायत मिली, 80 लाख का मैट्रिक टन अब तक गेहूं खरीदा जा चुका है 4500 केंद्रों के माध्यम से और एक बड़ी बल्क में रकम उनके खातों में पहुंच चुकी है। तो एक सेक्टर को उन्होंने काबू कर लिया है। दूसरी चीज यहाँ पे उद्योग को लेकर, तो उद्योग में एमएसएमईज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रियायतें दी हैं, चाहे फिर प्लस मध्य प्रदेश ने जो रियायतें दी हैं, 4300 उद्योगों को एमएसएमईज को उन्होंने ओपन करने का मौका दे दिया है। 3000 की जो अनुमति है वो पेंडिंग है। तो आने वाले समय में 7 से 8 हजार के आसपास इस तरह की चीजें खुलती हुई नजर आएगी। तो उद्योगों को भी उन्होंने कवर कर लिया है। लेकिन अब सवाल आता है सर्विस क्लास को। तो सर्विस क्लास, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम यदि देखेंगे या जो उन्होंने आदेश किया था, निर्देशित किया था, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तो दोनों को यदि मिलाकर देखेंगे तो इसके लिए भी व्यापक रणनीति बनाने की कोशिश यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की होगी। और बिल्कुल सही बात कहा आपने कि यदि विरोध के स्वर उठेंगे तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए थोड़ी चिंता जरूर होगी, क्योंकि आगामी समय में उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव के दौरान इस तरह की चीजें उठती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा गायब हो गई है। जनता कोरोना से जूझ रही है। ये भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है कि जब सांसद को जनता की मदद के लिए आगे आना था तब वो गायब है, और जो दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे वो लगातार जनता की मदद के लिए मैदान में है। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम को लोगों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। वे मंत्रालय से बाहर नहीं आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने तो कहते हैं कि कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जब खतरनाक नहीं है तो फिर क्यों लॉकडाउन जारी है, उसे हटा देना चाहिए। तो उन्होंने सरकार के फैसलों की जांच के मंत्रियों की समिति पर कहा कि ये 8वां आश्चर्य है। बीजेपी में आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का सरकार पर कड़ा प्रहार। उन्होंने कोविड-19 को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं और साथ ही ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो लॉकडाउन को क्यों जारी रखा गया है, लॉकडाउन क्यों नहीं खोल दिया जाता मध्य प्रदेश में। पीसी शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए ये बातें कही। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि पिछले 3 दिन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग का धारावाहिक चल रहा है। रोज एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा। सीएम ने कहा कि जब ये धारावाहिक खत्म हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज की पूरी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे रही हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने कृषि के क्षेत्र से जुड़ी राहतों की जानकारी भी दी, एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी राहत की भी जानकारी दी और फिशरीज सेक्टर से जुड़ी भी जानकारी उन्होंने साझा की। अब तक 3 किस्त जारी किए गए हैं और तीनों ही किस्त को लेकर दोनों ने जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये
मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने मजदूरों की समस्या की वजह से प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। रमन सिंह ने मुताबिक प्रदेश सरकार ने अभी तक केंद्र को रोड मैप नहीं सौंपा है। देश में 300 ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम ट्रेनें आई हैं। रमन सिंह ने प्रदेश के मजदूरों के खाते में 1000 रुपए डालने की सरकार से मांग की है। साथ ही मनरेगा की अवधि 200 दिन बढ़ाने और बरसात में काम चालू रखने को कहा है। इसके साथ ही 100 दिन का काम पूरा करे, फिर आगे के बारे में सोचे, ये भी कहा है। प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए रमन ने कहा कि प्रदेश में वैसे भी मनरेगा के अलावा कोई काम नहीं चल रहा। पीएम मोदी को पत्र लिखने पर भी रमन सिंह ने खिंचाई की है। रमन के मुताबिक केवल चिट्ठी लिखने से आर्थिक पैकेज नहीं मिलता। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने धान उपार्जन केंद्रों में बनने वाले चबूतरों के निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को इसमें सहभागी बनकर अपने जिले में चबूतरों का निर्माण जल्द कराने की अपील की है। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए प्रदेश के सभी 1307 धान उपार्जन केंद्रों में मनरेगा के अभिसरण में 4622 चबूतरों के निर्माण के लिए 92 करोड़ 44 लाख रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश के 85 मजदूर ट्रक में बैठकर जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने जनतंत्र टीवी से बात की और अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी, सरकार से मदद की मांग की गई लेकिन कोई मदद नहीं की, तो ट्रक में घर जाने के लिए हर व्यक्ति ने 2-2 हज़ार रुपये दिए। तो ये मजदूर आप देखिए तस्वीरों में, गरियाबंद के ये मजदूर जिन्होंने बातचीत भी की जनतंत्र टीवी से, उन्होंने कहा कि खाने पीने को कुछ भी नहीं है, सरकार की तरफ से तमाम वादे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ और ही नज़र आता है। तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया है जनतंत्र टीवी से। ये तमाम मजदूर आप देखिए कैसे खचाखच भरे हैं ट्रक में। सोशल डिस्टेंसिंग का इन्हें ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, बस इन्हें अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है इनका अपना घर। कहाँ जाएंगे? हम बिहार को जाने वाले हैं। बिहार कितना किलोमीटर यहाँ से? 2000 किलोमीटर। अच्छा ये बताएं कि लॉकडाउन में फंसे थे आप लोग, क्या क्या तकलीफें हुई आपको? हर चीज की तकलीफ हुई, ना खाने का व्यवस्था था, ना रहने का सुविधा था, लेकिन खाने का व्यवस्था नहीं था। अच्छा आप लोग अभी कैसे जा रहे हो? पैसा दिए हो गाड़ी वाले को? गाड़ी वाले को तो रखा दिया है। एक आदमी 2000। सरकार कोई मदद नहीं की? खाना पीना भी नहीं, कोई नहीं खाया है? नहीं। कैसे जाओगे बिहार जब खाना पीना नहीं खाओगे तो? मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मजबूरी इसीलिए जा रहे हैं।